गाँव था। गांव का नाम जितना विचित्र था, वहाँ के लोग भी उतने ही विचित्र थे। सभी अपने अपने खेतों में हल चलाकर अपना घर चलाया करते थे। एक दिन शंकर राव मारुति राव के साथ खेत में जा रहे थे। अरे बात तो बहुत अच्छी है। हमारे गांव में 2 वक्त की रोटी कमाकर सब ऐसे ही सुख शांति से रहते हैं। जी सही कहा आपने। अच्छी जिंदगी के लिए बस 2 वक्त की रोटी और अच्छे कपड़े चाहिए, बस। दोनों चलते चलते गांव के सबसे पुराने प्रधान वसंत राव के खेत में पहुंच गए, जो खेत बहुत पहले से ही बंजर पड़ी थी। पर वहां पर बिजुका पहले से ही खड़ा था, जिसे देखकर पहले तो दोनों डर गए। अरे बाप रे, ये पुतला तो ऐसा लगा जैसे हमारी बातें सुन रहा हो। पर बंजर जमीन पर ये कर क्या रहा है? हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। हम उस पुतले को खेत से उठाकर पास ही के एक मंदिर में रख देते हैं। इस पुतले को यहीं रख दो और घर चलो। आज का दिन ये पुतला यहाँ वहाँ करने में ही बर्बाद हो गया। लेकिन एक काम तो अच्छा हुआ कि मंदिर में जो भी आएगा इस पुतले को देखकर डर जाएगा। दोनों अपने घर जाकर खाना खाकर सो गए। उसी रात मारुति राव ने सपने में देखा। क्या कर रहे हो मारुति? तुम इतने बड़े हो गए। बचपन में मैंने तुम्हें बहुत नहलाया, तुम्हारी माँ की तरह। मैंने बचपन में बहुत प्यार किया है। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? चिंता मत करो मारुति, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। अचानक मारुति राव की घबराते हुए आंख खुल गई। उसको इस हालत में देखकर उसकी पत्नी कंचन बुरी तरह से चौंक गई। हाँ, क्या हुआ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है? सर्दी का मौसम है और आपके शरीर से इतने पसीने आ रहे हैं। मैंने एक अजीब सा सपना देखा कंचन। कैसा सपना? अरे उस सपने में मुझसे एक पुतला बात कर रहा था, और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कंचन कि वो मेरा नाम भी जानता था। आप भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाली बातें करते हैं। अरे सपने तो सपने होते हैं। सपने में आप कुछ भी देख सकते हैं। सपने में आप इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मगर सच्चाई में तो आप इस गांव के मुखिया तक नहीं बन सकते। सो जाइए अब। उस पूरी रात मारुति राव को नींद नहीं आई। वो रात भर बेचैनी से करवटें बदलता रहा। सुबह के समय शंकर राव जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? जरा बाहर आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे ऐसी क्या बात हो गई भाई? तुम घर पर नहीं आ सकते? बात ही कुछ ऐसी है। मारुति राव बाहर चला गया। मारुति राव ने देखा शंकर राव बहुत घबराया हुआ था। जल्दी बताओ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कहीं तुम्हारी पत्नी या मुन्ना की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? अरे उन दोनों की तबीयत बिल्कुल सही है, लेकिन अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको पता, कल हम दोनों ने बसंत राव प्रधान के खेत से जिस बिजुके को उठाकर मंदिर में रखा था ना, वो बिजुका वहाँ से गायब है। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? सुबह पुजारी जी की नजर पड़ी होगी तो उन्होंने उस बिजुके को किसी खेत में रखवा दिया होगा या बाहर फेंक दिया होगा। सुबह से पुजारी जी गायब हैं। सभी गांव वालों की भीड़ मंदिर के बाहर लगी हुई है और वो बिजुका भी गायब है। पुजारी जी की पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है, और आप तो जानते ही हैं कि पुजारी जी हमारे गांव से बाहर कभी नहीं जाते। हमारे गांव में वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार जो भी हमारे गांव के मंदिर का पुजारी बनता है उसे आजीवन मृत्यु तक इसी गांव में रहना पड़ता है। वो इस गांव की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। अरे अब क्या करें शंकर? कहीं हमने उस बिजुके को वहाँ से उठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे मुझे तो लगता है हमें रत्ना ताई से इस बारे में पूछना होगा। अब वही हमारी मदद कर सकती हैं। शंकर राव की बातें सुनकर मारुति राव बुरी तरह से घबराकर और गहरी सोच में पड़ गया। तुम सही कह रहे हो शंकर, हमें तुरंत रत्ना ताई से मिलना चाहिए। सिर्फ रत्ना ताई हैं जो इस गांव के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। वो जरूर हमारी सहायता करेंगी। रत्नाताई आंवलापुर की बड़ी ही विचित्र बुद्धि स्त्री थी। सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध थी कि रत्नाताई आंवलापुर गांव के इतिहास के बारे में बहुत बड़ी ज्ञानी है। वो हर किसी से नहीं मिला करती थी। कुछ ही देर में मारुति राव और शंकर राव रत्नाताई की झोपड़ी के बाहर पहुंच गए।
तुम दोनों भाई यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं किसी व्यक्ति से मिलना जुलना पसंद नहीं करती? इंसानों के बुरे बर्ताव और व्यवहार से परेशान होकर ही मैंने अपना रहने का ठिकाना इन जंगलों में बनाया है, मगर तुम यहाँ तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। हमारी सहायता कीजिए। अब मुझसे क्या सहायता मांगने आए हो मारुति राव? तुमने तो वो कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था? अचानक रत्नाताई दोनों को रहस्यमयी अंदाज में देखती हुई बोली, तुम्हें उस बिचूके को बसंत राव की बंजर जमीन से उठाकर नहीं लाना चाहिए था। तो इसमें हमने गलत क्या किया? बहुत पुराने प्रधान हुआ करते थे, उनकी जमीन बरसों से बंजर पड़ी हुई है। हमें लगा कि उसे उस बंजर जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने उस बिजूके को वहाँ से उठाकर मंदिर में रख दिया, ये सोचकर कि सुबह या तो हम अपने खेतों में या किसी दूसरे के खेतों में उस बिजूके को लगा देंगे तो वो किसी न किसी के काम ही आएगा। मूर्ख व्यक्तियों, उस बिजूके को तुम्हें वहाँ से उठाकर नहीं लाना चाहिए था। अरे इस संसार में कोई भी वस्तु किसी भी जगह बिना किसी कारण के नहीं रखी जाती है। वो बिजूका अगर बसंत राव की बंजर जमीन पर रखी हुई थी तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था। तुमने उसे जगा दिया है जिसे तुम्हें नहीं जगाना चाहिए था। अब सर्वनाश निश्चित है। तुम दोनों भाई समय चक्र के जाल में ऐसे फंस जाओगे कि तुम्हारा वहाँ से निकलना असंभव प्रतीत होने लगेगा। आप क्या बोल रही हैं? हम दोनों की कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही हमारी सहायता क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम्हारी सहायता मैं नहीं कर सकती। अब तुम दोनों की सहायता ईश्वर ही कर सकता है। मैं सिर्फ ईश्वर से तुम दोनों के लिए और इस पूरे गांव के लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ। ठीक है, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमें इतना तो बता सकती हो ना कि आखिर उस पुतले का रहस्य क्या है? तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि बसंत राव प्रधान की वो जमीन किसी जमाने में बहुत उपजाऊ थी, लेकिन देखते ही देखते वो बंजर हो गई और एक दिन बसंत राव प्रधान गांव से अचानक गायब हो गया, ठीक उसी तरह जैसे रात में वो पुजारी गायब हुआ है। मारुति राव और शंकर राव निराश होकर वहाँ से चले आए। वो दोनों वहाँ से कुछ ही दूर चले थे कि तभी उन दोनों की नजर एक घने पेड़ पर पड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पेड़ की मोटी टहनियों पर कोई बैठा हुआ है। वो पेड़ कितना घना है और यहाँ कोई आसपास मनुष्य और कोई बंदर भी नहीं दिखाई दे रहा है। गौर से देखिए, आपको कुछ चमकता हुआ सा नहीं दिखाई दे रहा? मारुति राव उस पेड़ की टहनी को गौर से देखने लगा। अरे तुम सही कह रहे हो शंकर, चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों पेड़ के करीब आकर खड़े हो गए कि तभी कोई उन दोनों के सामने आ गया। अचानक उसके सामने आ जाने से वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। उन दोनों ने देखा कि वो एक जोकर था। वो उन दोनों को देखकर अजीब तरह से हंसने लगा। कौन हो तुम? क्या तुम दोनों ने कभी कोई जोकर नहीं देखा? मैं वही हूँ। अरे जोकर तो हमने बहुत देखे, लेकिन तुम्हें इस गांव में हमने कभी नहीं देखा। क्या नाम है तुम्हारा? जोकर। अरे तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है। तो सुनाई नहीं दिया क्या? मेरा नाम जोकर है और मैं कहाँ से आया हूँ इस बात का पता तुम्हें बहुत जल्द चल जाएगा। इतना कहकर वो जोकर हवा में कलाबाजी दिखाने लगा और देखते ही देखते वो कलाबाजियाँ दिखाता हुआ उन दोनों की आंखों के सामने से गायब हो गया। ये कौन था और हमारे गांव में जोकर कब से टहलने लगे? अरे मुझे तो लगता है कि दूर किसी गांव में कोई सर्कस वाला आया होगा और ये जोकर उसी सर्कस में काम करता होगा जो टहलते टहलते यहाँ तक आ गया। हमें इससे क्या, चलो घर चलते हैं। शंकर राव मारुति राव के घर पर चला गया, मगर उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका बेटा मुन्ना भी मारुति राव के घर पर मौजूद थे। अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर शंकर राव बुरी तरह से चौंक गया। तभी मारुति राव की पत्नी कंचन डरती हुई बोली, मैं आपका काफी समय से इंतजार कर रही थी। मैंने मुन्ना से आपको गांव में ढूंढवाया भी, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। अरे क्या हुआ कंचन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? पता नहीं, जब आप यहाँ से चले गए तो मैं घर का काम कर रही थी और अचानक कमरे में एक बहुत तेज धमाका हुआ।
ऐसा लगा जैसे कोई भूचाल आ गया हो। मैंने देखा कमरा रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। मैं कमरे के पास पहुंची तो मैंने देखा कि एक बिजू का जो सफेद रंग की किरणों से चमक रहा था मेरी ही ओर देख रहा था। अपनी पत्नी कंचन की बात सुनकर मारुति राव बुरी तरह से घबरा गया और डरे हुए अंदाज में शंकर राव की ओर देखने लगा। अरे ये सब क्या हो रहा है? पहले हमने उस बिजूके को उठाकर मंदिर में रखा, वो बिजूका मंदिर से गायब हो गया और साथ में पुजारी भी। कहीं ये वही बिजूका तो नहीं? अरे नहीं, ये वो बिजूका नहीं हो सकता, क्योंकि कंचन बता रही है कि ये बिजूका सफेद रंग की किरणों से चमक रहा है। खेत वाला बिजूका तो बहुत साधारण बिजूका था। जो भी हो, हमें अंदर जाकर देखना तो पड़ेगा ना। इतना कहकर वो दोनों डरते डरते कमरे के अंदर प्रवेश कर गए, मगर सामने का दृश्य देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक हीरे का बिजूका खड़ा हुआ था जिसमें बहुत कीमती और मूल्यवान हीरे चमक रहे थे। तभी उन दोनों की आंखों के सामने अविस्मय घटना हुई। वो बिजूका उन दोनों की ओर देखकर हंसते हुए बोला, मेरे शरीर पर लगे हुए हीरों को निकालने की गलती मत कर देना, नहीं तो तुम दोनों की मौत निश्चित है। बिजूके को बोलता हुआ देख मारुति राव और शंकर राव दोनों बुरी तरह घबरा गए।